बेटा गुड मॉर्निंग। तो पहला लेक्चर है आज। तो पहले थोड़ा सा कोर्स स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे और फिर उसके बाद चैप्टर शुरू करेंगे। तो जो टोटल ड्यूरेशन है हमारी 11th क्लास के कोर्स की, तो अप्रैल 1 2026 से फरवरी 28 2027 तक कोर्स की ड्यूरेशन है। और समर और दिवाली वैकेशन करीब 30 समर और दिवाली वैकेशन मिला के रहेंगी। 2 हफ्ते की छुट्टी समर में मिलेगी और 2 हफ्ते की छुट्टी दिवाली के आसपास मिलेगी। इसके अलावा संडेज और मंडेज को थियरी लेक्चर नहीं होंगे। संडेज मंडेज को एक्स्ट्रा क्लास लगती हैं एडवांस की और टेस्ट होते हैं संडेज और मंडेज को। तो उसके 86 डेज जाएंगे और फेस्टिवल्स की वजह से करीब 30 डेज और अप्रॉक्सीमेटली जाएंगे। तो हमारे पास टोटल 11 क्लास का कोर्स कवर करने के लिए करीब 188 लेक्चर्स हैं। तो इन 190 भी हो सकते हैं, 195 भी हो सकते हैं, थोड़ा छुट्टियां कम होंगी तो अप्रॉक्सीमेटली 188 लेक्चर्स हमारे पास अवेलेबल हैं 11 क्लास का कोर्स कवर अप करने के लिए। तो फिजिक्स में टोटल 11 क्लास में हम 13 चैप्टर्स करेंगे। तो ये 13 चैप्टर्स आपके सामने हैं। ये 13 चैप्टर्स हम फिजिक्स के 11 क्लास में कवर अप करेंगे। तो ये पीडीएफ आपको लेक्चर के बाद व्हाट्सएप ग्रुप पे आ जाएगी। लेक्चर के बाद पूरी पीडीएफ, तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है ऐसा। तो इसमें जो रेड कलर वाले चैप्टर्स हैं, अच्छा यही ऑर्डर फॉलो करने वाले, हम इसी ऑर्डर में करने वाले चैप्टर्स। रेड कलर वाले जो चैप्टर्स हैं ये डिफिकल्ट चैप्टर्स हैं। ग्रीन कलर वाले जो चैप्टर हैं वो इजी चैप्टर्स हैं और येलो कलर वाले चैप्टर जो हैं वो मॉडरेट लेवल के चैप्टर हैं। आज की क्लास जो पहली क्लास है, पहले से मैं आपको ये बता रहा हूं ताकि पूरे साल आपको पता रहे कि अगला आने वाला चैप्टर कैसा है। मेंटली प्रिपेयर होना ज़रूरी है ताकि अगर आपको पहले से पता होगा कि आगे आने वाला चैप्टर डिफिकल्ट है तो आपको उसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहेंगे तो थोड़ा बेटर वे में उस चैप्टर को हैंडल कर पाएंगे। तो जो ये 13 चैप्टर्स हैं हमारे, ये एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं। एनसीईआरटी का सीक्वेंस ऑर्डर हम फॉलो करते हैं। एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं 11th क्लास की, 2 बुक्स हैं, पार्ट 1 पार्ट 2। जिस ऑर्डर में उसमें चैप्टर हैं उसी ऑर्डर में हम ये सीक्वेंस फॉलो कर रहे हैं। एंड जो कोटा और बाकी बड़े इंस्टीट्यूट्स जो ऑर्डर फॉलो करते हैं वही ऑर्डर, वो भी यही ऑर्डर फॉलो करते हैं, तो उसी ऑर्डर को हम भी फॉलो करेंगे। और फिजिक्स में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है सही ऑर्डर में पढ़ाई करना। वैसे सभी सब्जेक्ट में इंपॉर्टेंट है बट फिजिक्स में और ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि चैप्टर्स के बीच का इंटरलिंक बहुत ज्यादा है। एक चैप्टर दूसरे चैप्टर पर डिपेंडेंट है बहुत ज्यादा, तो इसलिए इसी ऑर्डर में पढ़ाई करना हमारे लिए बहुत बहुत जरूरी है कि ये ऑर्डर हम सही से फॉलो करें। तो जो चैप्टर्स हैं ये 13 चैप्टर्स, जरा एक एक करके इनको देखना शुरू करते हैं कि क्या हैं ये चैप्टर्स। पहला चैप्टर जो हम शुरू करेंगे, आज की क्लास में भी शुरू करेंगे, वो है यूएनडी बेसिक मैथ एंड वेक्टर्स, यूनिट एंड डायमेंशन बेसिक मैथ एंड वेक्टर्स। तो 10th क्लास में जो मैथ्स आपने की है वो मैथ्स हम वापस से रिवाइज करेंगे एक तरीके से, और वेक्टर्स की नई नॉलेज हम गेन करेंगे। ज्यादातर स्टूडेंट्स ने वेक्टर नहीं पढ़ा होगा 10th क्लास में, बाकी ज्योमेट्री पढ़ी होगी, थोड़ी बहुत अलजेब्रा पढ़ी होगी, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी, लेकिन वेक्टर्स नहीं पढ़ा होगा। तो वेक्टर्स की हमें जरूरत होती है, इसलिए बेसिक मैथ के साथ वेक्टर्स भी करेंगे। बट शुरुआत करेंगे हम यूनिट एंड डायमेंशन से। इसको हम एक सिंगल चैप्टर बोलेंगे। यूनिट एंड 3 पार्ट में है ये चैप्टर, यूनिट एंड डायमेंशन, बेसिक मैथ एंड वेक्टर्स। ये अप्रोक्सीमेटली हमारे 20 लेक्चर्स लेगा। 20 लेक्चर्स मतलब अप्रोक्सीमेटली 1 महीना, ठीक है, इतना लगेगा हमको टाइम इसमें। और 10% ऑफ द कोर्स है। चैप्टर इजी है, चैप्टर आसान है। पहला चैप्टर ज्यादा मुश्किल चैप्टर नहीं है, आसान चैप्टर है। दूसरा चैप्टर डिफिकल्ट चैप्टर है, बहुत कंसेप्चुअल है। जो भी दूसरा चैप्टर जो कि एनएलएम फ्रिक्शन है, जो भी आज आप इस चैप्टर में नॉलेज गेन करेंगे वो पूरे 2 साल आपके साथ चलेगी, पूरे 2 साल आप यूज करेंगे उस नॉलेज को। तो दूसरा चैप्टर एनएलएम फ्रिक्शन, थियोरेटिकली बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मैकेनिक्स का पहला चैप्टर। तीसरा चैप्टर कैलकुलस एरर एंड मेजरमेंट्स। ये बच्चों को स्पेसिफिकली शुरुआत में डिफिकल्ट लगता है क्योंकि कैलकुलस सीखी नहीं होती है आपने, बट कैलकुलस, हमें बेसिक कैलकुलस सीखना जरूरी है आगे की फिजिक्स पढ़ने के लिए। इसलिए
तीसरा चैप्टर हम करेंगे कैलकुलस और साथ में करेंगे एरर्स एंड मेजरमेंट। ये चैप्टर भी स्टूडेंट्स को थोड़ा डिफिकल्ट लगता है और डिफिकल्ट लगने का रीजन है मैथ्स, क्योंकि ये जो कैलकुलस वाला पार्ट है ये मुश्किल लगता है, बट हम इसको करना जरूरी है। वैसे मैथ्स में 12th क्लास में कैलकुलस सीखते हैं, बट फिजिक्स अच्छे से पढ़ने के लिए हमको 11th क्लास में बेसिक कैलकुलस आना जरूरी है। तो इसलिए ये जो मैथ्स वाला पोर्शन है कैलकुलस का, ये हम 11th क्लास में तीसरे चैप्टर की फॉर्म में कवर अप करेंगे। साथ में एरर्स एंड मेजरमेंट्स भी कवर होगा। तो इसमें हमारे करीब 10 लेक्चर जाएंगे। फिर है काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स उतना मुश्किल चैप्टर नहीं है, अगर आपको कैलकुलस अच्छे से आ गई और एनएलएम फ्रिक्शन आपने कर लिया ठीक से, तो फिर काइनेमेटिक्स आसान लगेगा। तो काइनेमेटिक्स मॉडरेट चैप्टर है, बट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और ये चारों चैप्टर्स मिला के यूज होंगे यहाँ पर, वर्क, पावर, एनर्जी एंड सर्कुलर मोशन। डिफिकल्ट चैप्टर है। सेंटर ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम डिफिकल्ट चैप्टर है। और सबसे डिफिकल्ट चैप्टर 11th क्लास का जो है वो है रोटेशन। रोटेशन बल्कि केवल 11th क्लास का नहीं, पूरे 2 साल के चैप्टर्स में सबसे डिफिकल्ट चैप्टर है रोटेशन। बट हमको ये अभी करना पड़ेगा, हम इसको एंड के लिए नहीं रख सकते। अभी 11th क्लास के मिड में हमको इसको करना पड़ेगा। दिवाली के अराउंड तक हम रोटेशन तक पहुंचेंगे, दिवाली के आसपास हम रोटेशन तक पहुंचेंगे। और रोटेशन और इसी ऑर्डर में करना जरूरी है, क्योंकि ये इसकी नॉलेज यहाँ यूज होगी, इन दोनों की नॉलेज यहाँ इन तीनों की नॉलेज यहाँ यूज होगी, इन चारों चैप्टर्स की नॉलेज इन तीनों चैप्टर्स में यूज होगी, और इन पहले 5 चैप्टर्स की नॉलेज 12th क्लास में जाके भी यूज होगी। इसलिए ये जो पहले 5 चैप्टर हैं वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं पूरे कोर्स के लिए। फिर रोटेशन दिवाली के अराउंड हम खत्म करेंगे, दिवाली से थोड़ा सा पहले ही खत्म कर लेंगे। फिर उसके बाद आसान है, फिर उसके बाद फिजिक्स इजी हो जाती है। एक बार रोटेशन खत्म हो गया, फिर उसके बाद इलास्टिसिटी चैप्टर है, मॉडरेट है, छोटा चैप्टर है, केवल 6 लेक्चर्स लगेंगे हमको उसमें। फिर हीट, केटीजी, थर्मोडायनेमिक्स, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये इजी चैप्टर्स हैं। लेकिन ये इजी आपको तभी लगेंगे जब ये आपने अच्छे से किए होंगे, वरना ये भी फिर डिफिकल्ट लगने लगेंगे। और फिर आखिरी 2 चैप्टर होंगे वेव्स एंड फ्लूइड मैकेनिक्स। ये आखिरी 2 चैप्टर्स हैं जो कि मॉडरेट चैप्टर्स हैं, थोड़ा सा ठीक ठाक चैप्टर हैं, कुछ कुछ चीजें उनमें डिफिकल्ट हैं, बट ज्यादातर चीजें आसान हैं। तो ये हमारे पूरे 13 चैप्टर्स हैं जो हम 11th क्लास में कवर अप करेंगे। एक चैप्टर छूट रहा है इसमें, जो एनसीईआरटी में 11th क्लास में आपको मिलेगा, लेकिन यहाँ नहीं लिखा हुआ है। एनसीईआरटी की बुक अगर आप देखेंगे तो 11th क्लास की जो किताब है उसमें एक चैप्टर छूटा हुआ है, और वो चैप्टर है ग्रेविटेशन। केवल ये वाला चैप्टर हम 11th क्लास में कवर नहीं कर रहे हैं एनसीईआरटी का, ग्रेविटेशन हम 12th क्लास के स्टार्टिंग में कवर करेंगे। रीजन उसका है प्रॉपर, ऐसे नहीं कि ग्रेविटेशन क्यों छोड़ रहे हैं। ग्रेविटेशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बट हम 11th क्लास में उसको कवर नहीं करेंगे, 12th क्लास के स्टार्टिंग में, क्योंकि 12th क्लास का जो पहला चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक, एज इट इज फॉर्मूले ग्रेविटेशन में यूज होते हैं, और इलेक्ट्रोस्टैटिक ज्यादा बड़ा चैप्टर है, तो इसलिए हम पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ेंगे 12th क्लास का पहला चैप्टर, फिर 12th क्लास का दूसरा चैप्टर ग्रेविटेशन पढ़ेंगे। तो ग्रेविटेशन हम 11th क्लास में कवर अप नहीं करेंगे। तो एनसीईआरटी का सिलेबस अगर आप देखेंगे तो उसमें बुक 1 और बुक 2, यहां से लेकर यहां तक बुक 1 है, ठीक है, ये यहां से लेकर यहां तक बुक 1 है, और ये वाला बुक 2 है। बस इसमें एक चैप्टर बुक 2 में छूटा हुआ है, वो है ग्रेविटेशन, वो हम 12th क्लास में कवर अप करेंगे, ठीक है। तो ये पूरा कोर्स का ऑर्डर रहेगा, इसी ऑर्डर में हम पढ़ाई करेंगे, इसी ऑर्डर में पढ़ाई करेंगे। और ये पीडीएफ को घर जाके भी ध्यान से देखिएगा कि, और पूरे साल भर के लिए ये पीडीएफ आपको ध्यान में रहनी चाहिए, ये इमेज ध्यान में रहनी चाहिए कि कौन सा चैप्टर डिफिकल्ट आने वाला है, कौन सा चैप्टर इजी है, कौन सा मॉडरेट। तो जो स्टडी मटेरियल हमारी तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा, तो पहला क्लास नोट्स मॉड्यूल जिनका एडमिशन हो गया वो मिल भी जाएगा आज, क्लास नोट्स मॉड्यूल। तो क्लास नोट्स मॉड्यूल, पहला क्लास नोट्स मॉड्यूल में पहले 3 चैप्टर्स जो होंगे, यूएनडी बेसिक मैथ एंड वेक्टर्स, एनएलएम एंड फ्रिक्शन एंड कैलकुलस, ये पहले क्लास नोट्स मॉड्यूल में होंगे। तो ये आप कलेक्ट कर सकते हैं, जिन जिनका एडमिशन हो गया है तो वो ये पहला क्लास नोट्स मॉड्यूल कलेक्ट कर सकते हैं। फिर दूसरा क्लास नोट्स मॉड्यूल जो आएगा उसमें काइनेमेटिक्स, वर्क पावर एनर्जी, सर्कुलर मोशन एंड सेंटर ऑफ मास का चैप्टर होगा। फिर रोटेशन एंड इलास्टिसिटी, फिर उसके बाद हीट, केटीजी एंड एसएचएम, और आखिरी में
वेव्स एंड फ्लूइड मैकेनिक्स। तो इस तरीके से आपको टोटल 5 क्लास नोट्स मॉड्यूल 11th क्लास में मिलेंगे। ठीक है, तो क्लास नोट्स मॉड्यूल क्यों इंपॉर्टेंट है? तो क्लास नोट्स मॉड्यूल जो सबसे पहला और इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल है हमारे लिए, क्योंकि यहाँ पर जो हम पढ़ाई करने वाले हैं उसमें आपको जो भी थियरी के नोट्स उतारने हैं ब्लैंक कॉपी में नहीं उतारने हैं। थियरी के नोट्स आपको क्लास नोट्स मॉड्यूल में ही उतारने हैं। क्लास नोट्स मॉड्यूल में जो भी प्रिंटेड मिलेगा आपको, वो आपको सामने डिजिटल बोर्ड पे भी वो दिखाई देगा। तो आपको जो भी मैं बोलूंगा, स्टेटमेंट कुछ बोलूंगा या थियरी पढ़ाऊंगा, वो आपको वो जो खाली जगह क्लास नोट्स मॉड्यूल में छूटी होगी उसमें करनी होगी। मतलब हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे चीज़ों को लिखने में, फालतू चीज़ों को लिखने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, काम की चीज़ें लिखेंगे अपने हाथ से। और क्वेश्चन लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आंसर में टाइम डिवोट करेंगे सोल्यूशन करने में। तो क्वेश्चन आपको प्रिंटेड मिलेगा, सामने डिजिटल बोर्ड पे भी दिखेगा, और साथ साथ में हम उसी ऑर्डर को फॉलो करते जाएंगे। तो जहां तक आज की क्लास में कराया है, कल की क्लास में उससे आगे होने वाला है। तो आपको पता है कल की क्लास में क्या पढ़ाने वाला है, तो इसलिए क्लास नोट्स मॉड्यूल हर क्लास में लाना है। हर क्लास में क्लास नोट्स मॉड्यूल लाना है। थियरी लेक्चर जो भी होगा उसमें क्लास नोट्स मॉड्यूल लाना है। तो दो फायदे होते हैं, एक तो टाइम बचता है, टाइम लिखने में टाइम जो जाता, क्योंकि अभी तक जो भी पढ़ाई आपने की होगी मोस्ट प्रोबेबली मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप ब्लैंक नोटबुक पे लिखते आए हैं ना, एक ब्लैंक नोटबुक ले जाते हैं, उस पर फिर जो भी टीचर बताता है वो लिखते हैं। अभी तक इसी तरीके से पढ़ाई की है, लेकिन यहाँ पर हम क्लास नोट्स मॉड्यूल की मदद से जो चीजें हैं थोड़ा टाइम बचाएंगे अपनी क्लास का। टाइम बचाने का मतलब है हम ज्यादा सवाल कर पाएंगे क्लास में कंपैरेटिवली। तो क्लास नोट्स मॉड्यूल इसलिए हर क्लास में लानी है आपको। दूसरा सबसे बड़ा फायदा होता है रिवीजन के दौरान, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक बार चैप्टर हो गया तो आपको सब कुछ आ जाएगा, आपको रिवीजन करते रहना पड़ेगा। तो रिवीजन के लिए क्लास नोट्स मॉड्यूल बहुत हेल्पफुल होते हैं। आपको अपने हाथ से लिखा होगा, एक सीक्वेंस ऑर्डर में लिखा होगा, तो आप रिवाइज करेंगे टेस्ट से पहले या एग्जाम से पहले, तो आपको जल्दी से रिवाइज हो पाएगा, अच्छे से रिवाइज हो पाएगा। वरना ब्लैंक कॉपी में लिखते हैं, कभी कॉपी छूट गई तो वहां लिखना भूल गए, फिर कहीं और लिख दिया तो वो आगे पीछे हो जाता है। तो क्लास नोट्स मॉड्यूल में एक सीक्वेंस ऑर्डर में अच्छे से आपको लिखेंगे तो रिवीजन में भी बहुत हेल्प होती है। और हम ये सिस्टम फॉलो करते आ रहे हैं पिछले 5 साल हो गए ये सिस्टम फॉलो करते आ रहे हैं। बाकी कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ये सिस्टम फॉलो नहीं करता है। भले ही डिजिटल बोर्ड यूज करते हैं, लेकिन डिजिटल बोर्ड को वो ब्लैक बोर्ड की तरह यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम डिजिटल बोर्ड को थोड़ा अच्छे तरीके से यूज करेंगे। और क्लास नोट्स मॉड्यूल एज वेल एज प्रैक्टिस क्लास, जो प्रैक्टिस क्लासेस भी होंगी, जो क्वेश्चन सॉल्विंग क्लासेस भी होंगी, तो वो भी आपको प्रिंटेड भी मिलेगी और यहाँ भी होगा, तो ताकि हम सॉल्विंग पर ज्यादा टाइम क्लास में डिवोट कर सकें। तो क्लास नोट्स मॉड्यूल का सिस्टम जो है वो बाकी जगह से अलग है। बाकी जगह आपको सिस्टम नहीं मिलेगा, किसी और कोचिंग में या इंडिविजुअल कोचिंग में या बड़े कोचिंग में तो मिलता ही नहीं है। वहाँ तो अभी भी व्हाइट बोर्ड पे ही पढ़ाते हैं बहुत सारी जगह। लेकिन डिजिटल बोर्ड का जो सबसे बड़ा फायदा हम उठाएंगे वो है क्लास नोट्स मॉड्यूल। उसके अलावा दूसरा फायदा डिजिटल बोर्ड का जो हम उठाएंगे, हर लेक्चर का पीडीएफ व्हाट्सएप ग्रुप पे आएगा। तो आपसे अगर कुछ छूट जाए क्लास में तो आप घर जाके पीडीएफ से भी वो नोट डाउन कर सकते हैं। तो जैसे आज की जो क्लास होगी उसका भी पीडीएफ व्हाट्सएप ग्रुप पे आ जाएगा शाम को, तो कुछ भी छूटेगा तो आप वो नोट डाउन कर सकते हैं। बहुत सारे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं वो क्लास में बिल्कुल नहीं लिखते हैं, केवल सुनना पसंद करते हैं और घर जाके फिर वापस नोट्स उतारते हैं। क्लास नोट्स मॉड्यूल में वापस घर जाके नोट्स उतारते हैं पीडीएफ से देख के। वो भी ठीक है, करना चाहते हैं आप तो, लेकिन क्लास में जितना बोला जा रहा है उतना क्लास नोट्स मॉड्यूल में लिखते चलिए। हाँ, कुछ छूट गया तो वो आप पीडीएफ से देख सकते हैं। तो पीडीएफ व्हाट्सएप ग्रुप पे हर लेक्चर के बाद आएगी। ठीक है, दूसरा स्टडी मटेरियल जो प्रोवाइड करेंगे हम वो है क्वेश्चन बैंक मॉड्यूल। तो क्वेश्चन बैंक मॉड्यूल जो मिलेगा 1 हफ्ते के बाद मिलेगा। 1 हफ्ते के बाद क्वेश्चन बैंक मॉड्यूल मिलेगा, अभी इमीडिएटली नहीं मिलेगा। इमीडिएटली आपको केवल क्लास नोट्स मॉड्यूल मिलेगा पहले हफ्ते में, फिर दूसरे हफ्ते में क्वेश्चन बैंक मॉड्यूल मिलेगा। तो क्वेश्चन बैंक मॉड्यूल 11th में आपको 3 क्वेश्चन बैंक मॉड्यूल मिलेंगे फिजिक्स में। तो पहला क्वेश्चन बैंक मॉड्यूल में 1, 2, 3, 4 पहले 4 चैप्टर कवर अप होंगे पहले क्वेश्चन बैंक मॉड्यूल में। यूएनडी एरर, वेक्टर बेसिक मैथ एंड मेजरमेंट, ये पहला चैप्टर। एनवेलमेंट फ्रिक्शन, काइनेमेटिक्स एंड वर्क पर एनर्जी सर्कुलर मोशन। तो क्वेश्चन बैंक मॉड्यूल में जो एक्सरसाइजेज हैं उनमें क्वेश्चंस होंगे केवल। तो एक्सरसाइजेज जो होंगी वो किस तरीके से होंगी, एक्सरसाइज 1 जो होगी वो इजी लेवल की होगी। एक्सरसाइज 1 विल बी ऑफ इजी लेवल, सीईटी और नीट लेवल के क्वेश्चंस होंगे उसमें।
ज्यादातर क्वेश्चन टिक टिक करके हो जाएंगे, कुछ क्वेश्चन में थोड़ी बहुत कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तो आसानी से क्वेश्चन हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपको एक्सरसाइज 1 से स्टार्ट करना है, फिर एक्सरसाइज 2 जेई मेंस लेवल और नीट लेवल के सवाल उसमें होंगे। तो ये मॉडरेट लेवल की एक्सरसाइज होगी, ये मॉडरेट लेवल की एक्सरसाइज होगी। तो स्टेप बाय स्टेप चलना बहुत जरूरी है बेटा, इजी पहले करना है, फिर मॉडरेट लेवल करना है, और उसके बाद ही फिर डिफिकल्ट लेवल पे जाना है। तो डिफिकल्ट लेवल जो है वो है पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज का मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो एक्सरसाइज 3 में पीवाईक्यूज होंगे, नीट के पीवाईक्यूज होंगे 2019 से लेकर 2025 तक, और जेई मेंस के पीवाईक्यूज भी होंगे 2019 से लेकर 2025 तक। ठीक है, तो जेई वालों को नीट के पीवाईक्यूज भी करने हैं और नीट वालों को जेई के पीवाईक्यूज भी करने हैं। आप किसी की भी प्रिपरेशन कर रहे हो, जेई की कर रहे हो या नीट की कर रहे हो, बेटा सिलेबस में कोई डिफरेंस नहीं है। नीट का सिलेबस आप उठा के देखिए और जेई मेंस का सिलेबस उठा के देखिए, एज इट इज सेम है, वर्ड टू वर्ड एग्जैक्टली सेम सिलेबस है फिजिक्स और केमिस्ट्री में। तो इसलिए तैयारी भी सेम लेवल की करनी है, और अभी लेवल एग्जाम का बढ़ते जा रहा है हर साल, इंक्रीज डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज हो रहा है। नीट का तो पिछले साल बहुत अच्छा खासा डिफिकल्ट पेपर आया था, तो जेई मेंस का भी पेपर ठीक ठाक लेवल का आ रहा है। तो इसलिए नीट वालों को ऐसा नहीं है कि आसान आसान पढ़ लेंगे और उससे हो जाएगा, उससे रैंक नहीं आ पाएगी आपकी, पक्का नहीं आ पाएगी। अगर आप केवल इजी लेवल पे पढ़ के सोच रहे हैं कि आपकी रैंक आ जाएगी, नीट वाले स्टूडेंट्स खासकर, तो रैंक नहीं आ पाएगी बेटा। इजी लेवल पे पढ़, आपको ठीक ठाक लेवल पे पढ़ना पड़ेगा, तभी जाके रैंक आ पाएगी। तो इसलिए नीट वाले बच्चों को सजेशन होगा मेरा कि जेई मेंस के भी पीवाईक्यूज करिए, जेई मेंस के पीवाईक्यूज भी करिए आप। कोई हाँ, और पीवाईक्यूज आए हैं एग्जाम में 2025 में, पीवाईक्यूज आए नीट के पेपर में, जेई मेंस के पीवाईक्यूज आए, 4-5 सवाल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे जेई मेंस के। तो इसलिए नीट वाले बच्चों को मेंस लेवल तक प्रिपेयर करना है, तभी आपके अच्छे मार्क्स आ पाएंगे फिजिक्स में, वरना फिर आप एवरेज ही रह जाएंगे। तो इसलिए ये इसी ऑर्डर में ये एक्सरसाइज करनी है क्वेश्चन बैंक मॉड्यूल में। चैप्टर कंप्लीट या चैप्टर जब मिड में पहुंचेगा तब भी शुरू कर सकते हैं आप एक्सरसाइज में, क्योंकि उसमें टॉपिक वाइज क्वेश्चन होंगे, जो सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन होंगे। तो एक्सरसाइज 1 चैप्टर के मिड से स्टार्ट कर सकते हैं। अगला जो स्टडी मटेरियल मिलेगा वो है होमवर्क शीट। तो फिजिक्स में होमवर्क शीट मिलेगी चैप्टर वाइज, हर चैप्टर कंप्लीट होने के बाद एक होमवर्क शीट मिलेगी। होमवर्क शीट में क्वेश्चंस होंगे उस चैप्टर के, और उनके लिए जगह छूटी होगी। उस जो ब्लैंक जगह छूटी है हर क्वेश्चन के बाद, उसमें आपको अपने हाथ से क्वेश्चन करने हैं, अपने हाथ से सोल्यूशन करने हैं, पेन या पेंसिल से। और वो फिर 1 हफ्ते का टाइम होगा होमवर्क शीट मिलने के बाद, 1 हफ्ते के अंदर वो खत्म करनी होगी और सबमिट करनी होगी यहाँ पे, और फिर सर चेक करेंगे उसको और चेक करके आपको वापस देंगे। तो हर चैप्टर में जो, और इसमें क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट लेवल के नहीं होंगे बेटा होमवर्क शीट में, इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन होंगे, ताकि ये क्वेश्चंस करके फिर आप एक्सरसाइज 2 एक्सरसाइज 3 जो क्वेश्चन बैंक मॉड्यूल की है वो कर सकते हैं। तो होमवर्क शीट चैप्टर कंप्लीट होने के बाद मिलेगी, और हर किसी को अपने हाथ से सॉल्व करना है, इसमें पेन या पेंसिल से सॉल्व करना है, सॉल्यूशंस भी लिखने हैं, सॉल्व करना है जैसे प्रॉपरली सॉल्व करेंगे। तो ऐसा नहीं कि बस ये आंसर आ गया ये हो गया, नहीं, सोल्यूशन भी करने हैं अपने हाथों से, और फिर वो सबमिट करना है सर को, और फिर उसके बाद वो चेक होके वापस मिलेगी। अगला है डीपीपीज जो मिलेंगी ऑनलाइन मिलेंगी, हार्ड कॉपी अभी नहीं देते हम डीपीपी, ऑनलाइन डीपीपी देते हैं। तो हर चैप्टर कंप्लीट होने के बाद 7 से 7 टू 10 डीपीपीज हर चैप्टर की होंगी। हर डीपीपी में 15 टू 20 क्वेश्चंस, 10 टू 20 क्वेश्चंस होंगे हर डीपीपी में। तो डीपीपी को आप सेल्फ टेस्ट की तरह ऐप पे दे सकते हैं, ऐप जो होगी उस पर सेल्फ टेस्ट की तरह दे सकते हैं। अगर आपके पास मोबाइल फ़ोन नहीं है तो नीचे जो टैबलेट पड़े हैं उन पे भी आप डीपीपी दे सकते हैं, नीचे टैबलेट भी अवेलेबल है, टैबलेट पे भी डीपीपी दे सकते हैं। और वरना आप घर पे अपने कंप्यूटर पे भी दे सकते हैं या फिर मोबाइल फ़ोन पे भी दे सकते हैं डीपीपी। तो ऐप का अभी जो यूज़ होगा फिलहाल प्रेजेंटली जो हम लर्निंग फेज में हैं, अभी से लेकर फरवरी और फिर मार्च से लेकर नेक्स्ट ईयर अक्टूबर 12 का जो सिलेबस होगा, ये लर्निंग फेज जो है हमारा, इसमें ऐप का केवल एक यूज है आपके लिए, वो है डीपीपी। फिर उसके बाद ऑनलाइन टेस्ट भी हम शुरू करेंगे।
ऐप पे। लेकिन अभी के लिए डीपीपी आपके जो सेल्फ टेस्ट की तरह आपको देने हैं, ताकि आप एक्चुअल टेस्ट जब होगा, हर 2 हफ्ते में जो टेस्ट होगा, वो उसके लिए आप प्रिपेयर हो सकें। तो इसके लिए डीपीपीज आप अपने सेल्फ टेस्ट की तरह दे सकते हैं। बुक्स की बात कर लेते हैं थोड़ा। तो जो बुक्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, सबसे पहले एनसीईआरटी। एनसीईआरटी बेसिक बुक है और थियरी इसमें है। इसी की थियरी हम फॉलो करेंगे और इसकी जो थियरी है इससे थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, थोड़ा आगे जाएंगे, क्योंकि जो फिजिक्स में क्वेश्चन वो पूछता है थोड़ा सा एनसीईआरटी की थियरी से कभी कभी थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछता है, कुछ कुछ क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट पूछता है। तो एनसीईआरटी हमारी बेस थियरी होगी, बट दिस इज नॉट इनफ। एनसीईआरटी इनफ नहीं है। एनसीईआरटी के अलावा भी हमको थोड़ी थियरी कवर करनी होती है। तो जो क्लास नोट्स मॉड्यूल है आपका, वही आपके लिए थियरी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट किताब है। तो क्लास नोट्स मॉड्यूल के साथ ये एनसीईआरटी की बुक भी उसमें कवर होगी क्लास नोट्स मॉड्यूल में, बट आप एनसीईआरटी खरीद सकते हैं और उसको पढ़ सकते हैं। जब चैप्टर कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। 2-3 चैप्टर्स हैं। हाँ, कुछ स्पेसिफिक चैप्टर हैं, बताया जाएगा, वो तो जरूर पढ़ने हैं। जो थियोरेटिकल चैप्टर हैं वो जरूर पढ़ने हैं एनसीईआरटी से, बट शुरुआत में वो चैप्टर नहीं है, बाद में वो चैप्टर आएंगे तब वो बताया जाएगा। और कुछ किताबें हैं, तो बेटा मेरा सजेशन होगा, किताबें कोई जल्दीबाजी में खरीदना जरूरी नहीं है। कोई बहुत बार स्टूडेंट्स या पेरेंट्स क्या करते हैं, नया नया जोश होता है तो बहुत सारी किताबें खरीद लेते हैं, फिर उनको पन्ने भी नहीं पलटते उन। तो किताबें कोई जल्दी खरीदना जरूरी नहीं है, इमीडिएटली तो बिल्कुल जरूरी नहीं है। आपको खरीदनी है तो 1 महीने के बाद खरीदिए या 2 महीने के बाद खरीदिए किताबें, ठीक है। बाकी जो स्टडी मटेरियल आपको दिया जाएगा वो मोर देन इनफ। फिर भी किताबें जो खरीदनी है वो मैं बता रहा हूँ आपको अभी से, जो खरीद सकते हैं आप। एच.सी. वर्मा बहुत अच्छी किताब है, थियरी की किताब है, बहुत अच्छी थियरी दी हुई है, टू द पॉइंट थियरी दी हुई है, जो हमारे मतलब की थियरी है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो एच.सी. वर्मा अच्छी किताब है, तो ये ले सकते हैं, खरीद सकते हैं और इसमें से क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। बट इसमें नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कम है, बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है नहीं इसमें। हर चैप्टर में मुश्किल से 15 या 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, 15 या 20 सिंगल करेक्ट और 10-12 मल्टीपल करेक्ट, केवल इतने ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बाकी सब सब्जेक्टिव है। इसलिए प्रॉब्लम बुक नहीं है, ये क्या है, थियरी बुक है, प्रॉब्लम बुक नहीं है। और प्रॉब्लम बुक एक है इरोडोव, बहुत फेमस किताब है, लेकिन ये डिफिकल्ट किताब है। इसको इमीडिएटली नहीं करना है, इसको आपको करना है रोटेशन जब हो जाए उसके बाद, या एटलीस्ट CUM वगैरह हो जाए उसके बाद, तब ये बुक स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन मेरा सजेशन होगा आप स्पेसिफिकली ये बुक ना भी करें तो भी चलेगा। क्वेश्चन, क्योंकि इसके जो रेलेवेंट क्वेश्चन है वो हम अपने स्टडी मटेरियल में भी देते हैं और बाकी जगह भी यूज हुए हैं, बाकी बुक्स में भी यूज हुए हैं। तो ये 2 फेमस किताबें हैं, एच.सी. वर्मा एंड इरोडोव, दोनों अच्छी किताबें हैं, आप खरीद सकते हैं। बट इरोडोव जो है वो एडवांस लेवल के लिए है। अच्छा, एक बात बताना भूल गया मैं, जो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन बैंक मिलेगा, क्वेश्चन बैंक जो मिलेगा ये जेईई मेंस और नीट लेवल का क्वेश्चन बैंक है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन बैंक मिलेगा, वो स्पेसिफिक स्टूडेंट्स को ही मिलेगा जो एडवांस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। कोई बेटा यहाँ पर कोई अलग से बैच नहीं बनेगा एडवांस के लिए, आपकी मर्जी है, आपको एडवांस करना है तो करिए, नहीं करना है तो मत करिए। संडे मंडे को उसके लिए एक्स्ट्रा क्लास लगेंगी, उसमें कोई एक्स्ट्रा थियरी कवर नहीं होगी, तो स्पेशल नहीं पढ़ाया जाएगा, उसमें हम डिफिकल्ट क्वेश्चंस करेंगे। जो थियरी हमारी हो चुकी है, जो चैप्टर्स हमारे हो चुके हैं, उसी के डिफिकल्ट क्वेश्चंस करेंगे। तो इसलिए क्वेश्चन बैंक मॉड्यूल एक एडवांस का भी मिलेगा, बट वो अभी नहीं मिलेगा, वो मिलेगा जून मिड में वो एडवांस का मिलेगा, तभी से एडवांस की क्लासेस भी स्टार्ट होंगी। एडवांस की क्लासेस अभी नहीं लगेंगी, वो जून मिड से ही लगना शुरू होंगी। और हर किसी को एडवांस की प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है, आप नीट वालों को तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जेईई मेंस भी जो करना चाहते हैं, जेईई मेंस, बिटसैट या MST-CET, उनको भी एडवांस लेवल करने की ज़रूरत नहीं है। केवल स्पेसिफिक स्टूडेंट्स जो हाईली मोटिवेटेड हैं और जो करना चाहते हैं जेईई एडवांस, जिनके थ्रू IITs में एडमिशन होता है, तो उसके लिए सब कुछ एक्स्ट्रा लगेगा, आपको एक्स्ट्रा मेहनत भी करनी पड़ेगी, आप एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट भी होने चाहिए और आपको एक्स्ट्रा डिसिप्लिन में भी रहना पड़ेगा, तभी आप एडवांस की प्रिपरेशन कर पाएंगे। तो इसलिए वो हर किसी के बस की बात नहीं होती है, इसलिए यहाँ पर उसके लिए अलग से बैच नहीं बनेगा, संडे मंडे को एक्स्ट्रा क्लास लगेंगी,
और वो आपके लिए ऑप्शनल है। जो करना चाहता है वो करे, जो नहीं करना चाहता है वो नहीं करे। बाकी ट्यूसडे टू सैटरडे की क्लास कंपलसरी है, वो हर किसी को करनी है। वो थियरी लेक्चर हर किसी को करने हैं, नीट, जेई मेंस, हर एग्जाम के लिए। तो अगली जो बुक्स हैं, ये सिंगेज पब्लिकेशन की जेई मेन की किताब है, क्वेश्चन बैंक है, अच्छी किताब है। और ये ए टू जेड फिजिक्स है, नीट की सिंगेज की, ये भी क्वेश्चन बैंक है, ये भी अच्छी किताब है। इनमें से कोई भी बुक आप क्वेश्चन बैंक के लिए ले सकते हैं, ये थियरी के लिए नहीं, ये किसके लिए, क्वेश्चंस करने के लिए। इसके अलावा अगर आपको एडवांस लेवल पे प्रिपरेशन करनी है तो सिंगेज पब्लिकेशन की ये 6 बुक्स का सेट आता है, जिसमें 11th और 12th दोनों, जैसे मैकेनिक्स 1 11th का है, मैग्नेटिज्म 12th का है, इलेक्ट्रोस्टैटिक 12th का है, मैकेनिक्स 2 11th का है, ऑप्टिक्स 12th का है, वेव्स एंड थर्मोडायनेमिक्स 11th का है। तो 3 बुक्स 11th की हैं, 3 बुक्स 12th की। तो ये 6 बुक्स का सेट है। कोई जरूरी नहीं है बेटा अभी इमीडिएटली खरीदना, जून जुलाई में भी खरीदेंगे तो चलेगा। और पिछले साल की किताबें सेकेंड हैंड भी खरीदेंगे तो भी चलेगा। तो बिल्कुल नया सेट खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। तो एक साथ सारे खरीदने की भी जरूरत नहीं हाँ, है। एक एक करके भी खरीद सकते हैं। एक एक करके भी खरीद सकते हैं कि 6 की 6 बुक एक साथ खरीद ली, फिर वो कभी खोली नहीं। तो अगर आपको लग रहा है तो पहली बुक खरीद लीजिए, पहले उसको खत्म करिए, ठीक है, कोर्स के साथ। फिर जब कोर्स वहां तक पहुंचेगा तो फिर दूसरी बुक खरीदिए, ठीक है। सारी बुक्स एक साथ खरीदने की भी कोई जरूरत नहीं, रुपये वेस्ट होते हैं उसमें बहुत सारे। तो बुक ऐसी की ऐसी, नहीं की नहीं रह जाती है बहुत बार। तो बुक्स बढ़िया हैं, अच्छी बुक्स हैं, 6 बुक्स का ये सेट है। अगर आप एडवांस के लिए सीरियसली प्रेप करना चाहते हैं तो यहाँ से जो स्टडी मटेरियल दिया जा रहा है उसके अलावा आप इन बुक्स को फॉलो कर सकते हैं। इसके साथ आप इरोडोव ना भी करें तो चलेगा, क्योंकि इरोडोव के बहुत सारे प्रॉब्लम्स इसमें ले लिए गए हैं, ठीक है, जो रेलेवेंट प्रॉब्लम्स हैं। एचसी वर्मा नहीं भी करेंगे तो चलेगा, एचसी वर्मा के भी रेलेवेंट प्रॉब्लम्स इसमें ले लिए गए। तो इसलिए मल्टीपल बुक्स नहीं करनी है बेटा, यहाँ के स्टडी मटेरियल के अलावा एक ही बुक और फॉलो कर सकते हैं, उसके अलावा एक बुक और फॉलो कर सकते हैं। कौन सी करनी है वो आप पर डिपेंड करता है। और आखिरी बुक है सीटी लेवल की, एमएसटी सीटी लेवल की किताब है, टारगेट पब्लिकेशन की किताब है। जिनको स्पेसिफिकली सीटी पे ज्यादा फोकस करना है वो इस किताब को सॉल्व कर सकते हैं। बट मेरा सजेशन होगा अभी मत लीजिए इस किताब को, लेना है तो 12th क्लास में जाके लीजिए, क्योंकि एमएसटी सीटी में ज्यादातर सिलेबस 12th क्लास का है, मेजॉरिटी सिलेबस 12th क्लास का सिलेबस है, 11th क्लास का कम सिलेबस है कंपैरेटिवली। तो इसलिए ये बुक आप खरीद सकते हैं अगर आप स्पेसिफिकली एमएसटी सीटी के लिए प्रेप करना चाहते हैं। तो इतनी बुक्स मोर देन इनफ है। इसके अलावा और बहुत सारी बुक्स भी है मार्केट में, बट बुक्स के पीछे मत भागिए बेटा, बहुत ज़्यादा बुक्स के पीछे भागने से कुछ नॉलेज गेन नहीं होगी। जितना आपको स्टडी मटेरियल दिया जाएगा वो भी अच्छा स्टडी मटेरियल है, अच्छे अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट से वो स्टडी मटेरियल पिक करके वो स्टडी मटेरियल बनाया गया है। तो वो भी वो बल्कि ज़्यादा रेलेवेंट है। जो लेटेस्ट में PYQs हैं वो भी उसमें गिवन होंगे। बहुत सारे PYQs हम क्लास में भी करेंगे, और उसके अलावा जो है वो आप वो उन बुक से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ मोबाइल, हाँ, अटेंडेंस और मोबाइल। तो अटेंडेंस के लिए अभी फिलहाल 1 हफ्ते के लिए आपका पेपर पे अटेंडेंस होगा। 1 हफ्ते के बाद आपको आई कार्ड मिलेगा, और फिर नीचे मशीन है, जैसे ही नीचे का गेट एंटर करते हैं तो वहाँ पर अटेंडेंस मशीन है। आपको आई कार्ड जो है वो केवल ऐसा नहीं है कि प्लास्टिक का वो है, उसके अंदर RFID कार्ड होता है जिसको आप टैप करेंगे तो अटेंडेंस हो जाएगी। तो आपको अटेंडेंस 1 हफ्ते के बाद जो आई कार्ड मिलेगा जिसके अंदर RFID कार्ड होता है, तो आप टैप करेंगे तो उससे आपकी अटेंडेंस हो जाएगी। तो तब तक के लिए जो अटेंडेंस है वो पेपर पे देंगे, ठीक है। 1 हफ्ते के बाद आपको आई कार्ड मिलेगा। उसका डेली रिपोर्ट भी आएगा व्हाट्सएप ग्रुप पर, अटेंडेंस का कौन सा और आपको आके वहां पर एक बार टैप करना है तो वो आपकी अटेंडेंस लग जाएगी। और वहां पर CCTV लगा हुआ है, तो एक से ज्यादा टैप नहीं करना है और किसी दूसरे का टैप नहीं करना है, केवल अपना ही टैप करना है, वरना वो सब दिखता है वहां पर। तो और रिकॉर्ड होता है, पूरा रिकॉर्ड रहता है कि किसने कितने आई कार्ड टैप कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि अपना आई कार्ड टैप कर रहे हैं फिर दूसरे का भी आई कार्ड टैप कर रहे हैं, वो नहीं करना है। केवल एक पर्सन को एक ही आई कार्ड टैप करना है, ठीक है। तो अटेंडेंस के लिए वो होगा। दूसरा मोबाइल फ़ोन का यूज़ जो है वो कंस्ट्रक्टिव यूज़ के लिए करेंगे तो अच्छा रहेगा। यहाँ पर क्लास में मोबाइल फ़ोन बिल्कुल नहीं लाना है, सुनाई भी नहीं देनी चाहिए आवाज़। अगर है आपके पास मोबाइल फ़ोन तो
साइलेंट में रख के बैग में रखिए, जेब में भी नहीं, बैग में रखिए। और मोबाइल फोन यूज करते हुए, खासकर स्मार्टफोन यूज करते हुए, प्रेमिसेस के अंदर नहीं देखना है हमको, कि प्रेमिसेस के अंदर नहीं दिखने चाहिए आप स्मार्टफोन यूज करते हुए। ज्यादा प्रेमिसेस के बाहर जाके आप कॉल करना चाहते हैं तो कॉल कर सकते हैं, नीचे पार्किंग वगैरह में, लेकिन प्रेमिसेस के अंदर खासकर क्लासरूम में और नीचे जो लाइब्रेरी है उसमें मोबाइल फोन यूज करते हुए नहीं दिखना चाहिए। आपको कोई लेक्चर चाहिए, रिकॉर्डिंग चाहिए तो टैबलेट्स में अवेलेबल है, सारी हर लेक्चर रिकॉर्ड होता है, ये लेक्चर भी रिकॉर्ड हो रहा है, हर लेक्चर टैबलेट में अपलोड होगा। तो कोई पुराना लेक्चर देखना है तो रिकॉर्डिंग आप टैबलेट पे देख सकते हैं। तो मोबाइल फ़ोन का यूज़ कम से कम करना है। मोबाइल फ़ोन अगर कंस्ट्रक्टिव यूज़ करना है तो उसके लिए आप मयूर सर के कांटेक्ट में रहेंगे डाउट्स के लिए, क्योंकि मैं ज़्यादातर थ्योरी क्लास लूँगा आपकी, मयूर सर प्रैक्टिस क्लास और डाउट के लिए मयूर सर ज़्यादा अवेलेबल रहेंगे। तो मयूर सर के कांटेक्ट में आप व्हाट्सएप पे भी रह सकते हैं, मुझसे भी कांटेक्ट में रह सकते हैं। नंबर हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जो बना हुआ है उस पर है, दोनों का नंबर, तो पर्सनली आप कांटेक्ट में रह सकते हैं। आप ग्रुप पे मैसेज नहीं डाल पाएंगे, ग्रुप पे केवल मैं या सर मैसेज डाल सकते हैं, केवल एडमिन मैसेज डाल सकते हैं ग्रुप पे। आपको कुछ भी पूछना है, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, अच्छा तो रहेगा 1 to 1 आके पूछिए, क्लास में आके, क्लास के बाद या क्लास के बीच में जो गैप होता है उसमें आके पूछिए। लेकिन आप अगर 1 to 1 नहीं पूछ सकते हैं तो व्हाट्सएप पे सर को मैसेज डालिए या मुझे मैसेज डालिए, जैसे ही टाइम होगा उस डाउट का रिप्लाई किया जाएगा व्हाट्सएप। ठीक है, तो ये मोबाइल का केवल इतना यूज़ करिए, और बहुत ज़्यादा एक्सेसिव मोबाइल आप यूज़ करेंगे तो आप नुकसान करेंगे अपना खुद का, क्योंकि अभी क्या है, हम जिस एज में जी रहे हैं वो ओवरफ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है हमारे आसपास, ज़रूरत से ज़्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है हमको, बट उस इंफॉर्मेशन को आप कंज्यूम करते जाएंगे तो उससे कोई बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होने वाला आपको, बल्कि कंफ्यूजन ज़्यादा होगा। तो कोचिंग इंस्टीट्यूट का काम है, एक तो जो आपके काम की इंफॉर्मेशन है वो देना, काम की जो नॉलेज है वो देना, जो कि क्लास में आपको दी जाएगी। आप बहुत ज़्यादा फिर वीडियो लेक्चर्स वगैरह, रिकॉर्डिंग वगैरह यूट्यूब पे देखने लगेंगे तो आपकी सॉल्विंग का टाइम जाएगा, और सॉल्विंग जब तक आप अपने हाथ से नहीं करेंगे तब तक आप सब्जेक्ट नहीं सीख पाएंगे। तो इसलिए मोबाइल फ़ोन से जितना बच के रहेंगे, यूट्यूब वगैरह का जितना कम यूज़ करेंगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, हाँ, एक और बात जो यहाँ पर हम थोड़ा चीज़ें जो अलग करेंगे उसके बारे में भी मैं बता दूं। देखिए, कोचिंग जो है, कोचिंग जो है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की कोचिंग हम करने जा रहे हैं, तो ये कोचिंग के दो सिस्टम्स हैं मेजरली। एक है इंस्टीट्यूट लेवल और दूसरा है इंडिविजुअल लेवल। ताकि पहले से रियलिटी आपको पता हो, इसलिए मैं बता रहा हूँ ये बात आपको। तो वैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता होगी, नहीं भी पता है तो पता होनी चाहिए। तो कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की कोचिंग करने जाएंगे तो आपको दो तरीके की कोचिंग्स मिलेंगी, एक इंस्टीट्यूट लेवल पे और एक इंडिविजुअल लेवल पे। इंडिविजुअल लेवल में यूजुअली होता है कि एक टीचर एक सब्जेक्ट पढ़ाता है, एक टीचर एक सब्जेक्ट पढ़ाता है, फिजिक्स का एक, केमिस्ट्री का अलग जगह, मैथ्स का अलग जगह, इस तरीके से इंडिविजुअल कोचिंग्स होती है। इंस्टीट्यूट लेवल पे क्या होता है कि पीसीएम या पीसीबी एक ही इंस्टीट्यूट के अंदर हो जाता है और फिर आपको अलग अलग टीचर पढ़ाते हैं। तो जैसे जो बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं कोटा के या दिल्ली के, तो वो इंस्टीट्यूट लेवल पे कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं। तो दोनों चीज़ों के कुछ प्रोज हैं और कुछ कॉन्स हैं, जो इंस्टीट्यूट लेवल पे कोचिंग है और जो इंडिविजुअल लेवल पे कोचिंग है, दोनों के कुछ प्रोज और कॉन्स हैं, तो वो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले प्रोज की बात करते हैं। प्रो का मतलब समझते हैं ना, मतलब क्या पॉजिटिव चीज़ है उसकी। तो प्रोज की बात करें तो इंस्टीट्यूट के लिए जो प्रो होता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट जो अच्छी बात होती है किसी भी इंस्टीट्यूट में, वो होता है गुड स्टडी मटेरियल। स्टडी मटेरियल जो होता है कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का, कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट हो, अच्छा ही होता है स्टडी मटेरियल, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का अच्छा ही होता है। एलन है, रेजोनेंस है, फिटजी है, मोशन है,
PW है, जो भी ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, सबका स्टडी मटेरियल अच्छा ही होता है, रिसर्च स्टडी मटेरियल होता है, बढ़िया स्टडी मटेरियल होता है। किसी के स्टडी मटेरियल में कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। अच्छे से स्ट्रक्चर होता है, थियरी होती है, एग्जाम्पल्स होते हैं, फिर क्वेश्चंस होते हैं, तो अच्छा स्टडी मटेरियल होता है। दूसरा, जो टेस्ट होते हैं वो रेगुलरली PCM या PCB के टेस्ट रेगुलरली लिए जाते हैं। हर 1 हफ्ते में या 2 हफ्ते में टेस्ट लिए जाते हैं, अच्छे रेगुलर टेस्ट होते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट जो है वो है कि लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट, इसको प्रो भी बोल सकते हैं, कॉन्स भी बोल सकते हैं। लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड बैचेस, जो बैचेस होते हैं और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं वो ज्यादा होते हैं, तो ये प्रो भी हो सकता है, कॉन भी हो सकता है। प्रो ऐसे कि आपको कंपटीशन पता चलता है कि आप एक्चुअली कहाँ compete कर रहे हैं, किनके बीच में compete कर रहे हैं। कॉन ये हो जाता है कि बहुत सारे कभी कभी बच्चे कॉन्फिडेंस लूज कर जाते हैं कि इतना ज़्यादा कंपटीशन देख के कॉन्फिडेंस लूज कर जाते हैं। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज़्यादा होते हैं और बैचेस भी ज़्यादा होते हैं, और वहाँ स्पेशलाइज्ड बैचेस बनते हैं जिनसे रैंक निकाली जाती है। बाकी बैचेस पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। जो टॉप बैच होता है, जैसे 500 बच्चे पढ़ रहे हैं, 500 बच्चों में से 30 बच्चों का अलग बैच बना के उन 30 बच्चों पे फोकस किया जाता है, क्योंकि उन्हीं से रैंक आने वाली है, और बाकी बच्चों पे उतना फोकस नहीं दिया जाता। ये नॉर्मल ट्रेंड है कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का। तो ये अब जो कौन है कोचिंग इंस्टीट्यूट का और जो प्रो है इंडिविजुअल का, वो है टीचर्स, कि देयर इज अनसर्टेनिटी ऑफ टीचर्स। टीचर्स जो होते हैं वो अनसर्टेन होते हैं, मतलब कभी कौन टीचर चला जाएगा आपको पता नहीं होगा इंस्टीट्यूट से। वहीं इंडिविजुअल कोचिंग में ये फायदा होता है कि कौन टीचर आपको पढ़ाने वाला है, पूरे 2 साल आपको उस बात की गारंटी है। तो इंस्टीट्यूट में क्या होता है, टीचर जो होता है वो सैलरी बेस पे होता है, तो कहीं से उसको ज़्यादा अच्छा ऑफर आएगा तो वो छोड़ के जा सकता है। और ये बहुत कॉमन है, बहुत होता है, बहुत कॉमनली होता है कि आपने 4 चैप्टर एक टीचर से पढ़े और फिर उसके बाद वो टीचर गायब हो गया, फिर दूसरा टीचर आपको आके पढ़ा रहा है, आपकी पहले टीचर से अच्छी ट्यूनिंग बैठ गई थी, फिर दूसरे टीचर से ट्यूनिंग नहीं बैठ पा रही, या दूसरे टीचर का पढ़ाने का तरीका कुछ अलग है, तो पिछले वाले से आप लिंक नहीं कर पा रहे उसको, तो इसलिए वो दिक्कत आती है। अनसर्टेनिटी रहती है कि टीचर कौन आ रहा है कौन जा रहा है, तो उसमें बहुत अनसर्टेनिटी रहती है कोचिंग इंस्टीट्यूट। तो ये प्रोज एंड कॉन्स हैं इंस्टीट्यूट वर्सेस इंडिविजुअल की। तो हम यहाँ कोशिश कर रहे हैं कि आपको इंस्टीट्यूट की फैसिलिटीज भी मिले और इंडिविजुअल के दोनों के जो प्रोज हैं वो मिले। हाँ, बस हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा नहीं होंगे। नंबर ऑफ स्टूडेंट, क्योंकि हम एक ही बैच पढ़ाने वाले हैं, सिंगल बैच पढ़ाने वाले हैं, 11th का एक बैच, 12th का एक बैच, इसलिए नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा नहीं होंगे। एक बैच में ज़्यादा से ज़्यादा 70-80 स्टूडेंट्स ही बैठेंगे, जो ऑफलाइन में बैठेंगे, फिर कुछ ऑनलाइन भी अटेंड कर सकते हैं क्योंकि हाइब्रिड मोड में क्लास चलती है। प्रिफर्ड है ऑफलाइन मोड अटेंड करना ऑब्वियसली, बट अगर आप क्लास नहीं कर पा रहे हैं तो आप जूम पे भी लाइव अटेंड कर सकते हैं क्लास, लेकिन प्रिफर्ड है ऑफलाइन आना। ऑफलाइन में ज़्यादा अच्छे से इंटरेक्शन हो पाता है, ज़्यादा अच्छे से आपके भी दिमाग में बातें घुस पाती हैं, और ज़्यादा अच्छे से मैं भी आपको पढ़ा पाऊंगा ऑफलाइन मोड में। तो इसलिए यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बस कम होंगे, बाकी स्टडी मटेरियल बहुत अच्छा मिलेगा। टेस्ट भी जो होंगे वो पीसीएम या पीसीबी के टेस्ट रेगुलरली होंगे, और लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट नहीं होंगे, अनसर्टेनिटी ऑफ टीचर्स भी नहीं होगी। और जो सबसे बड़ा कौन है कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का और बहुत सारे इंडिविजुअल टीचर्स का भी, वो है कि डिस्करेज करते हैं डाउट्स को। डाउट्स पूछने को डिस्करेज किया जाता है कि क्लास आपने अटेंड कर ली, क्लास के बाद आपको डाउट्स आए तो टीचर जो हैं वो डिस्करेज करते हैं कि आप डाउट पूछने को इनकरेज नहीं करते हैं, डिस्करेज करते हैं कि आप डाउट कम से कम पूछें। तो यहाँ पर ये बिल्कुल नहीं फॉलो किया जाएगा। हम यहाँ पर प्रिफर करते हैं कि आप डाउट पूछें, ज़्यादा से ज़्यादा इनकरेज करते हैं डाउट पूछने को। तो जैसे मयूर सर आपके मेजॉरिटी डाउट सॉल्व करेंगे, उसके अलावा जब मेरे से पूछने आएंगे मैं फ्री होऊंगा तो मैं भी डाउट सॉल्व करूंगा। तो इसलिए डाउट सॉल्विंग इज वेरी वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ कोचिंग, जो कि बहुत बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट डिस्करेज करते हैं।
कि वो कोशिश करते हैं, जैसे टीचर जो अच्छा टीचर है वो ज़्यादा पढ़ा देगा और फिर उसके बाद डाउट पूछने के लिए वो अवेलेबल नहीं होगा और फिर आप डाउट आपके अटके रहेंगे। लेकिन आजकल एआई वगैरह में पूछ लेते हैं डाउट, बहुत सारे एआई से क्लियर हो जाते हैं डाउट। लेकिन फिर भी टीचर से जब डाउट क्लियर होता है तो उससे और ज़्यादा अच्छे से आपको दिमाग में चीज़ें बैठ पाती हैं। तो यहाँ पर डाउट पूछने को इनकरेज किया जाएगा। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, जब कोर्स एंड होता है, अच्छा हाँ, तो कंप्लीशन ऑफ कोर्स इन टाइम, कंप्लीशन ऑफ कोर्स इन टाइम, ये कोचिंग इंस्टीट्यूट में ऐसा होता है, सही टाइम पे कोर्स खत्म होता है। ये कौन है? इंडिविजुअल का। इंडिविजुअल वाले टीचर्स बहुत बार सही टाइम पे कोर्स खत्म नहीं करते हैं और सही ऑर्डर में फॉलो नहीं करते हैं, सही स्ट्रक्चर फॉलो नहीं करते हैं, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट होते हैं। इंस्टीट्यूट में क्या है, एक सिस्टम बना हुआ है तो सिस्टम फॉलो करते हैं, तो कोर्स को टाइम पे कंप्लीट करना होता है स्ट्रक्चर्ड वे में, जो कि एक प्रो है कोचिंग इंस्टीट्यूट का, और इंडिविजुअल का एक कौन है। बट हम यहाँ पर कोशिश करते हैं लगातार कि सही टाइम पे सही चीजें कंप्लीट हो। इसीलिए कोर्स की शुरुआत में ही आपको बताया जा रहा है कि कौन सा चैप्टर कितना टाइम लेने वाला है, कितने लेक्चर्स लेने वाला है, इसलिए पहले से आपको बताया जा रहा है और यही ऑर्डर हम फॉलो करने वाले हैं। ये यूजुअली कोचिंग इंस्टीट्यूट बताते नहीं है, बट कौन कितने लेक्चर लेने वाला है, कितना परसेंटेज ऑफ कोर्स है, पहले से बताया जा रहा है, ताकि आप, और हर मंथ के एंड पे व्हाट्सएप ग्रुप पे कोर्स प्रोग्रेस रिपोर्ट डाली जाएगी। सीपीआर, सीपीआर का मतलब होगा कि कितना परसेंटेज ऑफ कोर्स हो चुका है खत्म, कितना परसेंटेज ऑफ कोर्स बचा है। तो आप रेगुलरली कांटेक्ट में रहेंगे, टच में रहेंगे कि और मेंटली प्रिपेयर भी रहेंगे कि मेरा 40% कोर्स हो गया, 60% कोर्स बचा है, या 70% हो गया, 30% बचा है। तो और ताकि हम सही टाइम पे कोर्स को कंप्लीट कर सकें, उसके लिए भी ये चेक में बना रहना जरूरी है। तो जो भी प्रोज एंड कॉन्स हैं इंस्टीट्यूट के और इंडिविजुअल कोचिंग के, यहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि दोनों के प्रोज उठा के एक साथ हम काम करें, दोनों चीज़ों के प्रोज उठा के, कि जो कंप्लीशन है कोर्स वो टाइम पे हो, स्टडी मटेरियल अच्छा मिलेगा आपको, टेस्ट होंगे पीसीएम पीसीबी के, हाँ बस लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नहीं होंगे बैचेस में, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी, टीचर की अनसर्टेनिटी नहीं होगी और डिस्करेज भी नहीं किया जाएगा डाउट्स के लिए, ठीक है। तो ये प्रोज एंड कॉन्स हैं इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूट के, और यहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि इंडिविजुअल के प्रोज एज वेल एज इंस्टीट्यूट के प्रोज, दोनों के प्रोज एक साथ आपको मिले, ठीक है, दोनों चीज़ों के प्रोज आपको मिले। और एक और चीज़ जो मैं बताना भूल गया, वो है कंप्लीशन के बाद क्या होता है। कोर्स कंप्लीशन के बाद, जैसे अभी आप कोर्स शुरू करेंगे अप्रैल में, फरवरी में 11 का कोर्स कंप्लीट होगा नेक्स्ट ईयर, फिर मार्च से 12 का कोर्स होगा, अक्टूबर तक 12 का कोर्स कंप्लीट होगा। बहुत सारे इंस्टीट्यूट में तो दिसंबर तक खत्म करते हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट इंडिविजुअल टीचर्स दिसंबर तक कोर्स खत्म करते हैं, नहीं, लेकिन हम यहाँ अक्टूबर मिड तक कोर्स खत्म कर देंगे, नेक्स्ट ईयर थियरी खत्म कर देंगे, क्योंकि जेई का फर्स्ट अटेम्प्ट होता है जनवरी एंड में, तो मुझे 3 महीने चाहिए रिवीजन के लिए, नवंबर दिसंबर जनवरी 3 महीने रिवीजन के चाहिए, तभी मैं जेई मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट में अपीयर हो पाऊंगा। इसलिए अक्टूबर मिड तक कोर्स हम 12th क्लास का लर्निंग वाला फेज खत्म कर देंगे। अगले अक्टूबर, ये अक्टूबर नहीं है, नेक्स्ट ईयर अक्टूबर, 2027 अक्टूबर तक लर्निंग फेज खत्म हो जाएगा। बट उसके बाद का जो फेज है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कोचिंग इंस्टीट्यूट और इंडिविजुअल भी बहुत बार उसको अच्छे से फॉलो नहीं करते हैं, और वो है रिवीजन वाला फेज। क्या होता है कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में, एक बार कोर्स कंप्लीट हो जाता है, नवंबर दिसंबर जब भी कोर्स कंप्लीट होगा, उसके बाद बच्चों को छोड़ देते हैं, केवल टेस्ट देने के लिए बुलाते हैं और फिर टेस्ट का डिस्कशन करके छोड़ देते हैं। बट यहाँ ऐसा नहीं किया जाएगा, यहाँ एक बार लर्निंग फेज कंप्लीट हुआ और रिवीजन फेज स्टार्ट हुआ, तो उसके बाद हम क्लासेस लगती रहेंगी टिल एग्जाम डेट, रिवीजन क्लासेस लगती रहेंगी टिल एग्जाम डेट, हम रिवाइज करते रहेंगे, क्लास में नए नए सवाल करते रहेंगे, तो एग्जाम डेट तक
क्लासेस लगती रहेंगी एंड तक। तो यहाँ पर कोर्स कंप्लीट होने पे ऐसा नहीं कि काम खत्म हो गया, नहीं, उसके बाद का जो फेज है रिवीजन वाला, उसमें सबसे ज्यादा ग्रास होता है स्टूडेंट को। अगर आप सीरियस स्टूडेंट हैं तो जो रिवीजन वाला फेज होता है, मतलब नेक्स्ट अक्टूबर से लेकर एग्जाम डेट तक का जो फेज होता है, उसमें सबसे ज्यादा रिसेप्टिव होता है स्टूडेंट, सबसे ज्यादा सीखना चाहता है उस वक्त। तो उस वक्त अगर क्लास नहीं लगती है, केवल स्टूडेंट को ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स उसमें अच्छा नहीं कर पाते। तो यहाँ पर उस बात का ध्यान रखा जाता है कि कोर्स कंप्लीशन के बाद जो रिवीजन वाला फेज है, वहां भी पूरा क्लासेस अच्छे से टिल एग्जाम डेट लगती रहे। ठीक है, हाँ, स्कोर का इम्प्रूवमेंट भी हाँ, स्कोर इम्प्रूव बहुत ज्यादा होता है अगर आप रिवीजन अच्छे से करेंगे तो। अगर आप केवल ये सोचेंगे कि थियरी कंप्लीट हो गई तो मेरा काम खत्म हो गया, तो फिर उसके बाद आप अच्छे से एग्जाम में इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे अपने को। ठीक है, चलिए।